औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल हमारा लेक्चर जो था लेक्चर नंबर 33 था, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, पोर्टफोलियोज़ के हवाले से ही हम डिस्कशन कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू आगे करते हैं। अब देखा जाए तो एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। रिमेंबर दैट कि स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि जो चीज़ें मैं आपको कह रही हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो मतलब वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनको अवॉइड करना, इग्नोर करना बेवकूफ़ी से कम नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताने लगी हूँ कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोगों ने ये नोट डाउन रखना है। चाहे इसी को आप टिट्टो इसका ए टू जी चेक कर लें कि किस तरह से ये सॉल्व हुआ है, ठीक है। अब बूम पीरियड है, बस्ट भी हो सकता है, रिसेशन पीरियड भी कहा जाता है। अब प्रोबेबिलिटी हमेशा 100 ही होगी, 1 ही होगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। देखा जाए तो इसको इसी तरह से आपने लेके चलना है। बूम पीरियड इसका ऐसे चलना है, ठीक है। सॉरी, बूम पीरियड इसका लेके हमने चलना है, और इसकी तरह से हमने इसको रिसेशन पीरियड भी लेके चलना होता है। अब बूम पीरियड ये है और बस्ट पीरियड ये है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे स्टॉक ए की 10%, स्टॉक बी है 15% और स्टॉक सी है 20%। 8% है इसका बस्ट पीरियड और इसका 40%, जबकि प्रोबेबिलिटी देखा जाए 40 एंड 60 है। 40 0.40 भी कह सकते हैं और 0.6 एट द एंड, ये इसका आप जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे ये 1 ही होती है। What would be the expected return on? अब हमने वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपने इस चीज को याद रखना है। विद इक्वल अमाउंट इन्वेस्टेड इन ईच ऑफ द एसेट्स। अब 8.8% ये किस तरह से हमने फाइंड आउट किया, ये देखें। हमने इसको 8.8% के साथ हमने फाइंड आउट करना है, जो कि हमारी ये इसकी वैल्यूज बन रही हैं, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो किस तरह से हमने इसको कैलकुलेट करना है। इफ अ पोर्टफोलियो हैज इक्वल इन्वेस्टमेंट इन ईच, द पोर्टफोलियो वेट्स आर ऑल द सेम 1/3 ईच इन केस, ठीक है। तो अगर तो इक्वल होगा, ये आपको एमसीक्यू बेस भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो क्या रेशियो हो सकती है, ठीक है। सॉरी। और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकालना है, 1/3 के साथ अगर वो इक्वल होगा, तब याद रखिएगा हर एक के साथ 1/3 नहीं लगाना। और जब उन्होंने कहा इन केस ऑफ स्टॉक ए हैविंग हाफ द इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और वेट एंड रिमाइंडर डिवाइडेड इक्वली 1/4 बिटवीन बी एंड सी पोर्टफोलियो रिटर्न। कह रहे 1/2 है एक का और 1/4 और 1/4 एक का है, ये 10 के इक्वल आ जाती है, ठीक है। पोर्टफोलियो रिटर्न पैटर्न फॉर ईच केस वर ए हैज 50% वेट्स एंड बी एंड सी हैज 25 एट द एंड हमने 100% कंप्लीट करना। तो जब वो कहेगा ना आपको कि ए का 50% है और बाकी दोनों में डिवाइडेड इक्वली, ईच इक्वली, तो आपने समझ जाना है कि 50 100 में से 50 निकाले तो बाकी 50 बचता है, और 50 को हमने डिवाइड करना है 2 पे, तो मतलब 25% दोनों में आ जाएगा। और उसको हमने क्या करना है, अब ये जो 50 है वो उसको मल्टीप्लाई किया उसकी 10% स्टॉक से, जो उसका रिटर्न है, उसी तरह से 25 को उसके रिटर्न से, इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारी पोर्टफोलियो का रिटर्न होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और इसी तरह से आपको मैंने पहले भी बताया वेरिएंस और सिग्मा में फ़र्क है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका जब भी निकालेंगे वेरिएंस है 0.818375, जब आप इसको अंडर रूट लेके लेंगे तो 4.3% आएगा। ये चीज़ आप प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा कि ये किस तरह आया, ये चेक कीजिएगा, ठीक है। अब रिस्क क्या होता है, द ट्रू रिस्क ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज द अनएंटिसिपेटेड और सरप्राइजिंग पार्ट ऑफ द रिटर्न। कहता है द ट्रू रिस्क ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, जो ट्रू रिस्क है इन्वेस्टमेंट का वो अनएंटिसिपेटेड और सरप्राइजिंग पार्ट होता है। जो कि आप रिस्क ऐसा, आपको पता है, आपको अगर किसी चीज़ का पता हो कि इसमें रिस्क है, आप कोशिश करते हैं कि कम से कम रिस्क हो, जबकि अक्सर लोग होते हैं रिस्क टेकर होते हैं, वो क्या कहते हैं, वो हाई रिस्क लेने की तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि जितना हाई रिस्क होगा उतना हाई प्रॉफिट भी होता है, ठीक है। इसी तरह से रिस्क की 3 तरह की रिस्क की जो है हमने फॉर्म्स पढ़नी है। सिमेट्रिक रिस्क होता है, अनसिमेट्रिक, 2 तरह का होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हाईलाइट कर ले, ये भी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। अब इन दोनों को पढ़ लेते हैं। रिस्क दैट इन्फ्लुएंस अ लार्ज नंबर ऑफ एसेट इज कॉल्ड अ मार्केट रिस्क। जो लार्ज नंबर ऑफ एसेट्स को इवेलुएट करता है, जो मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे होता है, छोटे लेवल पे नहीं होता, इंडिविजुअली नहीं होता, जैसे जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक और पूरी मुल्क की देखी जाती है। इंटरेस्ट रेट ओवरऑल ही अफेक्ट करता है। जब भी आप गौर करेंगे इंटरेस्ट रेट, जब भी आप गौर करते हैं ना, तो हम लोग नोट करते हैं कि इस टाइम क्या रेट चल रहा है, तो इंटरेस्ट रेट, तो वो हम लोग उसके काइबोर रेट के तौर पे आप सर्च करेंगे ना, तो काइबोर रेट सर्च आउट किया जाता है। ये ऑल ओवर एक बंदे की वजह से इंडिविजुअली नहीं अफेक्ट आता, ये ऑल ओवर अफेक्ट आता है, उसको कहते हैं सिमेट्रिक रिस्क। अनसिमेट्रिक क्या होगा फिर? डेफिनेटली इज दैट इफेक्ट अ सिंगल, जो सिंगल चीज को आपको अफेक्ट करेगा उसको कहते हैं अनसिमेट्रिक। अब हम इसको कैलकुलेट करने के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इसको फॉर्मूले को देखना है। यू इज दी सरप्राइज कंपोनेंट। ये आपको एमसीक्यू बेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यू इज दी सरप्राइजिंग बेस क्या है। अब देखा जाए तो ये देखें, बिकॉज दीज, ये ऊपर एक पॉइंट मैं छोड़ गई हूँ, बिकॉज दीज रिस्क आर यूनिक टू इंडिविजुअल कंपनीज और एसेट, दे आर आल्सो कॉल्ड यूनिक और एसेट स्पेसिफिक रिस्क। ये यूनिक रिस्क भी हो सकता है और एसेट स्पेसिफिक रिस्क भी इसको कहा जाता है। अब देखा जाए आगे एक्सपेक्टेड रिटर्न को उन्होंने मजीद एक्सप्लेन किया, ये आपने याद करना है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस मेट्रिक पोर्शन, उसको एम से डिनोट किया, और अनसिमेट्रिक पोर्शन है, इसको इन्होंने एटा से शो किया हुआ है। ठीक है। अब डाइवर्सिफिकेशन एंड पोर्टफोलियो रिस्क क्या होता है? हम पोर्टफोलियो तो ऑलरेडी जानते हैं कि एक बकेट को मैंने बताया है, वो स्टाइलिश में प्रोडक्ट होती हैं। इसी तरह से डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि डिफरेंट टाइप की एक कैटेगरीज डिफरेंट आ रही होती है। सपोज इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनुअल रिटर्न ऑन अ पोर्टफोलियो ऑफ 500 लार्ज कॉमन स्टॉक्स is say 20%, does that mean that the standard deviation of annual return of a certain stock in the portfolio is 20%? अब ये इन्होंने ना उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। नंबर ऑफ स्टॉक्स है 1 है 10 है 50 है, सो ऑन है, और एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताया हुआ है, उसमें रेशियो ये बताई हुई है। वो कह रहे हैं कि अगर हमने इसको कैलकुलेट करना हो तो किस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन करनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने ये याद रखना है। ये आपने देख लेना है। ठीक है, ये इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये आपने ना वैसे ही गो थ्रू करना है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इसके अलावा वो कह रहे हैं 2 की पॉइंट्स याद रखिएगा। ठीक है, रिस्कीनेस एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल एसेट्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय फॉर्मिंग पोर्टफोलियो। अब ये दो ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसके थ्रू हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ये चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, अब ये क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग एन इन्वेस्टमेंट अक्रॉस एसेट्स इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। ये डेफिनेशन भी हो सकती है। द प्रिंसिपल ऑफ डिवर्सिफिकेशन टेल अस दिस स्प्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट अक्रॉस मेनी एसेट्स विल एलिमिनेट सम ऑफ द रिस्क। नो, ये आप इसको वैसे ही याद रख लेंगे, क्योंकि उसको छोड़ दें, इसके बजाय ये याद कर लें। जस्ट अ मिनट, मैं आपको सही तरह से ये वाली लाइन आपने याद करनी है, और ये वाली, ये नॉन डाइवर्सिफिकेशन, देयर इज मिनिमम लेवल, वहां पे स्प्रेडिंग लेवल है, यहाँ पे मिनिमम लेवल है। ठीक है, इस कार डिवर्सिफिकेशन और नॉन डिवर्सिफाइबल रिस्क का भी आपने सर्च आउट करके इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, अब ये देखें अनसिमेट्रिक, ये भी आपने याद करना है। Unsymmetric risk is essentially eliminated by diversification, so a relatively large portfolio has almost no unsystematic risk. अब अनसिस्टमेटिक रिस्क में वो जो बता रहा है, कह रहा है कि इसको एलिमिनेट किया जाता है डिवर्सिफिकेशन, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवर्सिफिकेशन के थ्रू आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ये एमसीक्यूज बेस भी हो सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपसे वो कंफर्म कर सकता है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला चेक कीजिएगा, एक समराइजिंग फॉर्म वो दे रहा है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। और ये नीचे देखें, ये शॉर्ट फॉर्म जाएंगे, आप याद कर लें, या वो ऊपर वाला याद कर लें, एक ही बात है। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर बहुत शॉर्ट था, तो इसलिए इतना टाइम तो लगा नहीं है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस तरह से मतलब कि आजकल लाइटें भी जा रही हैं, सब कुछ जा रहा है, लेकिन मैंने डन किया हुआ है इंशाल्लाह। मुझे बस स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करना है, तो बस आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे अप्रिशिएट करें, मुझे मेरा करेज इंक्रीज करें, और उन लोगों के लिए भी हेल्प आउट का ज़रिया बने जिन लोगों ने मेरी मतलब कि वीडियोस देखे, जिन लोगों के लिए कुछ ना कुछ हेल्प आउट हो जाएगी। अगर आपको लगता है कुछ इसमें मैं चेंजिंग कर सकती हूँ, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट भी करें। इसी तरह से आप अगर मुझे कमेंट करेंगे तो यूट्यूब को भी आइडिया होगा कि स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो रहा है, वो इंगेज हो रहे हैं,
और कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।